गुड मॉर्निंग सर। जी बैठे। सर कैन आई सर? बैठिए बैठिए। कंफर्टेबल हैं आप? यस सर। ये आपने 2016 में ही आप स्नातक हो गए थे, जी सर। तो कितना 6-7 साल हो गया आपको ग्रेजुएट हुए। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर फिलहाल मैं परीक्षा मंथन में काम कर रहा हूँ पिछले 2 वर्ष से। अच्छा, परीक्षा मंथन में काम कर रहे हैं। जी सर। ठीक है। और आपने विषय लिया है पॉलिटिकल साइंस, जी सर। यही लिया है ना? ये रहा विषय भी आपका, ही रहा है नहीं? हिस्ट्री इकोनॉमिक रहा, पॉलिटिकल नहीं रहा, लेकिन आपने लिया। नहीं सर। चलिए बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। तुर्की में जो भूकंप आया है, भारत भी मदद कर रहा है, जबकि हमारा मित्र नहीं है। हमेशा भारत का विरोध हुआ है वहां से। ठीक है, किस रूप में इसको देखते हैं जो हमारी सहायता पहुंचाई जा रही है, ऑपरेशन दोस्त या क्या कोई स्कीम करके है उस तरह से, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हमारा कभी मददगार नहीं रहा, हमेशा विरोध हुआ है, उसका मंच ही हमारे विरोध के लिए बना है, लेकिन फिर भी हम मदद लेकर पहुंच रहे हैं, ढेर सारा खर्चा कर रहे हैं, अपने जवानों को भेजे हैं। इसको किस रूप में आप देखते हैं? सर पहले तो भारत की हमेशा से यह नीति रही है कि जहाँ भी मानवीय संकट आया है वहाँ पे हम सबसे पहले कोई भी सहायता भेजते हैं। सर दूसरा ये कि मैं ये मानता हूँ कि तुर्की हमेशा से या फिर पिछले कुछ वर्षों से स्पेशली भारत की कई नीतियों का विरोध करता रहा है, ख़ासतौर से जैसे कि कश्मीर मुद्दा रहा हो। परंतु सर भारत के लिए ये अच्छा अवसर भी है कि तुर्की जैसे देश जो कि भारत की नीतियों का विरोध करते रहे हैं, उन्हें हम अपने एक तरीके से खेमा कह सकते हैं, या फिर अपनी जो विदेश नीति है, एक प्रैग्मेटिक विदेश नीति है, जिसके तहत तुर्की जैसे देश को अपने साथ लेकर अपने एक मित्र के रूप में लेकर आगे की हम जो है फॉरेन पॉलिसी को नीतिगत रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। प्राचीन काल में राजाओं के यहाँ विष कन्याओं का भी स्थान था, विष कन्याएं पाली जाती थी। ये विष कन्या क्या होती थी और इनका क्या रोल रहता था? विष कन्याएं, सर अगर आपकी परमिशन हो तो थोड़ा सा इस पे मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, परंतु मैंने सुना है कि विष कन्याएं होती थी और इनका रोल जहाँ तक है कोई एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति कोई हमला करने के लिए या फिर कोई अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया जाता था। सर इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यूपी को इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी हम बना देंगे। जी सर। इन्वेस्टर्स मीट भी हुआ है। आपको लगता है कि अपना उत्तर प्रदेश अब निश्चित रूप से भारत में दूसरे नंबर पर मतलब इकॉनमी हो जाएगी, इसकी उत्तम प्रदेश बन जाएगा, कुल मिलाकर ये कहना है? आपको लगता है कि ये उत्तम प्रदेश बन जाएगा जहां सबको रोटी कपड़ा और मकान हासिल होगा? सर इस नीति के भी 2 चीज़ हैं, एक प्रोज हैं, कॉन्स हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 2027 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, और इसमें जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी जो रिसेंटली हुई है, इसका एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल या फिर महत्व देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें करीब 33.5 लाख करोड़ का जो है निवेश का प्रावधान किया गया है और 18,000 ज़्यादा MOU साइन हुए हैं। और मुझे अगर व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर कुछ जो चुनौतियां हैं उससे निपटते हुए इस पे क्रियान्वयन किया जाएगा तो डेफिनेटली उत्तम प्रदेश यूपी बन सकता है। कौन सा एक्सप्रेसवे इस समय निर्माणाधीन है उत्तर प्रदेश में और कहां से कहां तक है? सर गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, गंगा एक्सप्रेसवे। और सर गंगा एक्सप्रेसवे है सर, और अभी याद नहीं। कहां से कहां तक बन रहा है ये? सर मेरठ से प्रयागराज तक। मेरठ से प्रयागराज। और कितने बन चुके हैं एक्सप्रेसवे यूपी में? सर 6 बन चुके हैं अभी तक। 6 बन गए। 7 निर्माणाधीन है सर। कौन कौन, जरा 6 गिना दीजिए हमको। सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हाँ ठीक है, आगरा एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, एंड सर अभी और याद नहीं आ रहा। बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले हैं? सर क्या थोड़ा समय ले सकता हूँ सोचने के लिए? सोच के बताइए, कोई बात
सर सोनभद्र, चित्रकूट, सर और नहीं आता रहा। आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं ना? जी सर। बहुत लोग कहते हैं कि राजतंत्र ही ठीक था, ये लोकतंत्र ठीक नहीं है। गांव में पुराने लोग जब जाड़े में आग तापने बैठते हैं कहते हैं कि इस राज में कुछ हो नहीं रहा, ये तो जिसकी मेजॉरिटी हो जा रही हो जा रहा हो। मेजॉरिटी भी क्या, जो 25-30% वोट पाता है वो सत्ता में आ जाता है। मेजॉरिटी तो हाफ से ज़्यादा हो तब मेजॉरिटी हम माने। राजतंत्र ही ठीक था। तो लोकतंत्र की क्या क्या मेन बुराइयां हैं जिससे लोग ऊब कर राजतंत्र की तरफ आकर्षित होना चाहते हैं? सर सबसे पहले लोकतंत्र की जो भी क्रिटिसिज्म होता है उसका सबसे पहला जो पॉइंट है इसे कहा जाता है कि इसमें जो निर्णय लेने की में होता है, जो निर्णय लेने में काफ़ी देरी होती है। पहली चीज़, क्योंकि कई सारे गुटों को साथ में लेके, कई सारे पक्षों को साथ में लेके निर्णय लिया जाता है, जिसमें कई बार व्यवधान भी आते हैं, कई सारे जो व्यू पॉइंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, कई बार मेल नहीं खाते हैं। तो किसी भी पॉलिसी को लेके, किसी भी नीति को लेके इसमें काफ़ी देरी हो जाती है। सर दूसरा पॉइंट, जैसे कि आपने खुद कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कम वोट प्रतिशत होने के बावजूद कोई भी एक पार्टी होती है जो सत्ता में आ जाती है, परंतु कई ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिनका वोट प्रतिशत ज़्यादा होता है परंतु वह सत्ता में नहीं आ पाते हैं। सर तीसरा यह है कि खास तौर से भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है, जहाँ पे कई सारी जाति, पंथ, धर्म के लोग रहते हैं साथ में, तो उनका एक स्टैंडर्ड पे आना, एक लेवल पे आना साथ में, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है क्रिटिक्स के द्वारा। सर आखिरी सवाल है जी सर, जातिगत मतगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर इसके दो पक्ष हैं। आप किस तरह अपना स्टैंड बताइए। अब आप एक अधिकारी होने जा रहे हैं जहां आपको निर्णय भी लेना है, तमाम बातों पर हर चीज पूछने के थोड़ा ना। आप खुद निर्णय लेकर बताइए कि आप इसके पक्ष में हैं कि विरोध में हैं, और क्यों, रीजन के साथ बताइए। जातिगत मतगणना। सर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये मेरा पक्ष है, व्यक्तिगत मानना है। क्यों? सर पहला मेरा पॉइंट ये है कि अभी तक, जैसा कि जस्टिस रोहिणी कमीशन ने भी अभी रिसेंटली कहा है कि ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं स्पेशली, उसमें से कई सारी जो मेजॉरिटी जातियां हैं उनको अभी भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं पहुंच पाया है। तो जो भी भारत में रिजर्वेशन के जो प्रावधान है वो सही तरीके से लास्ट माइल तक पहुंचे। ये रुकूंगा। रिजर्वेशन के बाद तो 10 साल के लिए संविधान में कहा था अम्बेडकर ने, और कहा था कि इसके बाद समय से एक आध बार बढ़ेगा और खत्म हो जाना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कब तक भी गणना करके जातियों के आधार पर आप रिजर्वेशन की बात करते रहेंगे? अनंत काल तक चलेगा। सर इसके भी कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। हाँ, ये आप अपना व्यक्तिगत, ये आपको अपना बताना है कि आप किस मत के हैं। सर मैं इस मत का हूँ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जैसा कि मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। आप जनगणना होने के बाद ढेर सारे मुद्दे उभरेंगे। जी सर। क्या आप उससे निपटने के लिए तैयार हैं? क्या यह भारतीय जनमानस उसको फेस कर पाएगा? जी सर। जब हर जात अपनी मसाल लेकर सड़क पर आ जाएगी, ये एक गृह युद्ध के रूप में आपको नहीं दिखता है? सर मेरा मानना इससे थोड़ा अलग है। मैं इसे गृह युद्ध के तौर पे नहीं देखता हूँ। मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई वर्ग हमेशा से वंचित रहा है और अगर उसको वो लाभ नहीं पहुंच सका है, जो भी सरकारी, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो नीतियां हो, अगर जो लाइन में लास्ट मैन स्टैंडिंग होता है, जिसे हम अंत्योदय कहते हैं, अगर वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिए तो फार्मूला बना ही है। जो उस फार्मूला में आएगा, चाहे वो किसी जात का हो, सरकार उसकी मदद कर ही रही है। चलिए कोई बात नहीं सर, वो बात ठीक है सर। जी सर। आपने प्रिंस नाम का किताब का नाम सुना है? जी सर। प्रिंस पॉलिटिकल साइंस। जी सर। किसने लिखा है? सर माकियावेली। ये इतने सारे फोटो यहाँ पे रखे हैं, कोई मैकियावेली से कोई किसी का जोड़ है? पीछे भी है, देख लीजिए। मैकियावेली से कोई मिलता जुलता आदमी है? जी सर। कौन? आचार्य चाणक्य। मॉन्टेस्क्यू का नाम सुना है? जी सर। मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा था? सर उन्होंने चेक्स एंड बैलेंस की बात की थी
जो भी शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू ने बताया था। तो मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी थी उसकी मुख्य जो लोग उसको विवेचक थे जो उसको क्रिटिसाइज करते थे किस बेसिस पे करते थे? थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर लिखा था उन्होंने। जी सर ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली, मैंने इसका गहन अध्ययन नहीं किया है सर। मॉन्टेस्क्यू स्टेट ऑफ नेचर क्या था? सर स्टेट ऑफ नेचर किसके परिप्रेक्ष्य में सर? पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे स्टेट ऑफ नेचर। जी सर। थॉट्स में है सर स्टेट ऑफ नेचर लिबरल्स के अकॉर्डिंग ये था कि मैन वॉज फ्री इन द स्टेट ऑफ नेचर, एंड जो नेगेटिव लिबरल्स की जो साइड थी सर, एंड जिन्हें क्लासिकल लिबरल्स भी कहा जाता है, और सर ज़्यादा भी याद नहीं आ रहा। और जनरल विल क्या था? सर जनरल विल रूसो का कॉन्सेप्ट था। स्टेट ऑफ नेचर से ही तो आया जनरल विल। जी सर। स्टेट ऑफ नेचर में लिबरल कहाँ ले आ रहे हैं? सॉरी सर। हाँ? आपने हेगल की फिलॉसफी पढ़ी होगी। हेगल्स थियरी हेगल क्या कहता है? मेन क्या है हेगल का? 3 शब्द है, 3 शब्द में हेगल का फिलॉसफी आ जाती है। आप बॉयज स्कूल के पढ़े हैं क्या? जी सर। बॉयज स्कूल के पढ़े हैं? नहीं सर, मेरी लुकस स्कूल। मेरी लुकस है, मेरी वो वहाँ पे तो लीडिया एंटनी प्रिंसिपल है ना। यस सर। हाँ। अच्छा तो सर सॉरी अभी याद नहीं आ रहा। हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस आप ये देख रहे हैं, जी सर। तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो एग्जैक्टली क्या है? फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हमारे फॉरेन पॉलिसी में क्या मेन मोटा मोटा क्या शब्द हैं जो जिससे नॉर्मली हम लोग पीछे नहीं होते, वही हमारा कॉन्सेप्ट? सर हमारा कॉन्सेप्ट पंचशील का रहा है। पहला कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, कि हम किसी भी देश के ऊपर पहले वार नहीं करते हैं। दूसरा सर कोऑपरेशन, कि हम सारे सभी देशों के साथ, स्पेशली हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ मिलजुल के रहते हैं। और तीसरा सर डिप्लोमेसी, डायलॉग, जिससे कि जो भी कोई भी अगर वारदात हो जाती है या फिर कोई भी टेंशन क्रिएट होती है अगर दूसरे देश के साथ भी, तो उसे हम डिप्लोमेसी के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, टेबल पे बैठ के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा सर कोऑपरेशन, चौथा सर कोऑपरेशन, जहाँ पे हम कोई भी अगर वैश्विक मुद्दा है सर, स्पेशली टेररिज्म का मुद्दा आजकल हम देख रहे हैं, तो भारत 1996 से ही टेररिज्म को एक वैश्विक पटल पे ला के साथ में बातचीत करके और इसका उन्मूलन करने की बात करता है। सर ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है फिलहाल। अच्छा, ये पंचशील बोला तो इसको सबसे पहले कुछ लोगों ने जो है, नेताओं ने जो है देश के कौन से देश मिलकर ये पंचशील की योजना बनाया था? सर हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत दिया था। स्पेशली हमारे जो रिश्ते थे चीन के साथ, तो उसके परिप्रेक्ष्य में इसका सिद्धांत दिया गया था। और कौन कंट्रीज जिसमें जो है उनको साथ दिए थे? सर कुछ के नाम मुझे याद हैं, जैसे कि इजिप्ट हो गया, इंडोनेशिया, और सर अभी याद नहीं आ रहा इसमें। हमारे यहाँ जो आजकल यूपी में देख रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम हो गया है, जी सर, तो इसके आप पक्ष में है कि अगेंस्ट है कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम होना चाहिए, कि एक जल्दी स्टेप ले लिया गया बिना सोचे समझे ज़्यादा, इसका हो सकता है परिणाम बहुत अच्छा ना हो या परिणाम अच्छा हो, इसके बारे में कि आपका क्या असेसमेंट है? सर मेरा असेसमेंट ये है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होना चाहिए, और मैं अपने पक्ष में ये रखूँगा कि स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां पहले से ही होती हैं, और स्पेशली यूपी जैसे प्रदेश में जहाँ पे जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है किसी एक राज्य से के अगर मुकाबले देखा जाए तो, और यहाँ पे कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं और जिसे कि जो है एक डीएम को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सर दूसरा ये कि पुलिस प्रशासन जो है वो भी डीएम के ही अंडर में आता है किसी भी ज़िले का, और उसमें अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अगर ये कुछ पावर्स दिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, तो सर ये त्वरित समस्या समाधान करने के लिए भी काफ़ी कारगर होगा, त्वरित निर्णय लिया जाएगा, और सर जनता के लिए ही इसमें
आगे की तो इससे तो पुलिस का पद और महत्वपूर्ण हो जाएगा। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम होगी तो पुलिस और महत्वपूर्ण होगा फिर। जी सर। तो आपने तो डिप्टी एसपी थर्ड प्रेफरेंस दिया है, सेकंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किया, आपने डिप्टी एसपी क्यों नहीं दिया? पुलिस का तो महत्व बढ़ रहा है, इम्पोर्टेंस हो रहा है, लेकिन आपने तो एसडीएम के बाद इसमें भी बजट वगैरह ज़्यादा आ रहा है, इसमें भी बजट ज़्यादा आ रहा है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी सर। इसमें इम्पोर्टेंट में भी आ रहा है। नायब तहसीलदार के पद दे दिया, चीफ ट्रेजरी अफसर क्लास 1 ऑफिसर उसको न करके नायब तहसीलदार आपने लिखा है। सर क्षमा चाहूँगा, सर ट्रेजरी ऑफिसर ही है, मैंने जल्दी में एंटी लिख दिया था यहाँ पे फॉर्म भरते थे। सर यहाँ मैंने ट्रेजरी ऑफिसर ही लिखा है, भरा है असली में, यहाँ पे सर एंटी। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, चलिए ठीक। बढ़िया करिए, ठीक है जी सर। बोलिए। अभी आपने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का पक्ष लिया। जी सर। पुलिस किसी के खिलाफ रिपोर्ट करती है जी। और पुलिस ही फिर अब इस सिस्टम में उसको स्वीकृत करेगी, तो न्याय हो पाएगा? सर सॉरी, एक बार। पुलिस सपोज आपका गुंडा एक्ट में पुलिस ने चालान किया, आपके ऊपर गुंडा एक्ट में मुकदमा करने की संस्तुति की, और फिर गुंडा एक्ट में आप ही को जिला बदर कर दे, वही रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो और वही निर्णय लेने वाली अथॉरिटी हो, तो कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे? मेरी बात समझ गए आप? जो कार्रवाई कर रहा है वही सजा दे रहा है। मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी के विपरीत हो गया ना, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये माना जाता था कि पुलिस एक्शन लेती है तो वहाँ वो पुलिस पर किसी ने पत्थर फेंका, पुलिस लाठी चार्ज कर देगी, फायरिंग कर देगी, तो जिसने पत्थर फेंका है उसके प्रति उसका विंडिक्टिव रुख हो जाएगा, जी सर। प्रतिशोधात्मक उसकी विचारधारा हो जाएगी, किसने पत्थर फेंका हम मारे। मजिस्ट्रेट जो है वो अपने विवेक का प्रयोग करके शांतिपूर्वक वो निर्णय लेता मौके पर। पुलिस तो पार्टी हो गई वहाँ झगड़े में, और वही निर्णय लेने वाली हो गई। उसने गुंडा एक्ट में चालान किया, उन्हें एनएसए में चालान किया, वही निर्णय ले ले एनएसए लगाने के लिए, गुंडा एक्ट में जिला बदर करने के लिए जज बन जाए। तो ये थोड़ा सा आप लगता नहीं कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है? सर मेरा यह मानना है कि कोई भी अगर ऐसी वारदात होती है तो पुलिस जो ऑन ग्राउंड पे मौजूद होती है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ दंगा हो जाता है या फिर कोई ऐसी बड़ी वारदात होती है, तो सर सबसे पहले तो वहाँ पे जो माहौल को शांत करना ज़रूरी होता है। भाई ऐसा है, ऐसा कोई आज की तारीख में स्पॉट नहीं होता जहाँ की पुलिस मौजूद हो, भारी संख्या में दंगा हो रहा हो, वहाँ मजिस्ट्रेट न रहे। अब तो बिना मजिस्ट्रेट के पुलिस कहीं मूव ही नहीं करती। ये कहना कि साहब वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने में उसको देर होती है, डीएम बिजी रहता है, नहीं, अब तो कहीं थोड़ा सा विवाद होता है तो सीओ के साथ तो एसडीएम जाएगा ही, मस्ट है, इसमें कहीं इफ बट की बात ही नहीं है। ये तो काल्पनिक तर्क है कि लोग देते हैं कि साहब वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने में विलंब हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। ये बताएं कि समाज सुधार से संबंधित 5 एक्ट का नाम बताइए जिनको बनाया गया हो समाज सुधार के लिए। सर सबसे पहला डायरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। सर सेकंड एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1979। सर तीसरा पीवीटीजीज एक्ट, पेशा एक्ट 1996। सर चौथा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सर सर पांचवा सर अभी याद नहीं। भाई आपने विधवा विवाह, अस्पृश्यता उन्मूलन, इन सबको छोड़ दिया और एससी एसटी एक्ट को ले लिया। एससी एसटी एक्ट से क्या समाज सुधार होगा कि समाज में एक अव्यवस्था होगी? क्या शेड्यूल कास्ट के प्रति किया जाने वाला अन्याय जो है वो सीआरपीसी आईपीसी से नहीं गवर्न हो सकती? उसमें प्राविधान पेनल नहीं है क्या? सर सीआरपीसी आईपीसी में भी कई सारे प्रावधान हैं, परंतु सर जो विधायिका थी उनको भी ऐसी ज़रूरत पड़ी और कुछ ऐसे मुद्दे अन्य रहे होंगे जिसकी वजह से जो ये एक्ट लाया गया। और जो भी अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के ऊपर कि अगर जो भी एससी और एसटी के प्रति हिंसा हो रही है तो उसमें अगर कुछ इसमें ज़रूरत पड़ने पर इस एक्ट का लागू किया जाए। चलिए, भारत सरकार ने अभी बजट पेश किया है। जी सर। उसमें सर्वाधिक प्राप्तियां
किस सेक्टर से हैं? प्रश्न क्लियर है? हाँ सर। सर अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। अंतिम प्रश्न हमारा यह है कि उत्तर प्रदेश शासन में पदों की हायरार्की क्या है? प्रशासनिक पदों की हायरार्की क्या है? सर सबसे उच्च पद होता है चीफ सेक्रेटरी का। जी। सर उसके नीचे होता है एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी तो यूपी में पद ही नहीं है। अच्छा सॉरी सर। कोई बात नहीं, आप ठीक। बढ़िया। एक इस समय विवाद चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, नेट निरपेक्षता, नेट न्यूट्रलिटी। क्या है सर? नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट ये है कि कोई भी कंपनी या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर किसी विशेष वेबसाइट के लिए अपना नेट का ये प्रावधान वगैरह न यूज़ कर सके। इस आईपीआर से इसका कोई संबंध है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, ये क्या होता है? सर बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है उसको जिसके जो कोई नया विचार लाया गया हो या फिर कोई नया इनोवेशन हुआ हो और उसमें कोई भी कंपनी या फिर व्यक्ति अपना आईपीआर इशू करके सरकार के द्वारा उसे पंजीकृत कराता है ताकि इसका दुरुपयोग कोई और ना कर सके या फिर इसका उपयोग कोई और ना कर सके। अच्छा, अभी 4G था, 5G आ गया। जी सर। तो 4G से 5G में क्या बेहतर है, क्या क्या अच्छा होने वाला है? सर 5G में सबसे पहले अल्ट्रा लो लेटेंसी है, काफ़ी कम समय लगता है डेटा के ट्रांसफ़र को। सर दूसरा GBPS जो स्पीड मापन है वो बहुत ज़्यादा है, करीब ऐसा कहा जाता है कि 100 गुना ज़्यादा है 4G से। सर तीसरा ये है कि जो भी नए इनोवेशन हो रहे हैं स्पेशली जो डिजिटल एरिना में, उसे अच्छे रूप से कार्यान्वित करने के लिए 5G की टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर होगी। 5G की जी सर। यहाँ पर G क्या शब्द है? सर जनरेशन है। क्या इसका अगला चरण भी कोई आएगा? सर कुछ कंट्रीज़ में 6G का भी प्रयोग हो रहा है। अच्छा, तो वो आगे सर देखते हैं। एक बड़ा चर्चा में रहा कुछ दिन पहले, भारत में भी उसका नाम आया, जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांट, जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? सर हार्ट की से रिलेटेड आई थिंक। सर सॉरी सर अभी याद नहीं। बजट तो आपने पढ़ा ही होगा, अभी बजट पेश हुआ जल्द ही, उसमें अमृत काल के 3 विजन डिसाइड किए गए कि ये 3 विजन है, वो क्या क्या है? सर यूथ के ऊपर फोकस फर्स्ट, सर सेकंड विमेन एम्पावरमेंट, सर थर्ड सर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्लियर है? 7 जगहों पे काम करने की बात की गई और इस अमृत काल के 3 विजन डिसाइड किए। हाँ सर। अलग से, तो मैं उसको जानना चाहता हूँ। सॉरी सर एक ही बार फिलहाल पढ़ा है। 7 मैं विजन वो बता सकता हूँ अगर कुछ, अगर उसमें नहीं। नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर। क्या है नई शिक्षा नीति? सर नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति को बदल के दूसरी एक नई शिक्षा नीति लाई गई है। सर दूसरा इसमें कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जो हमारी मातृभाषा है उसके थ्रू एजुकेशन पे जोर डाला गया है, स्पेशली जो प्राइमरी कक्षाएं हैं उन पे। सर सेकंड वोकेशनल एजुकेशन पे इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि जो बच्चों जिनका रुझान किसी स्किल की तरफ है उन्हें हम जो है एक अच्छी वोकेशनल शिक्षा दे सकें ताकि उनको एक नया और अच्छा रोजगार मिल सके। सर तीसरा ये है कि डिग्री सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया गया है। सर अभी उसके पॉइंट याद नहीं आ रहा है मुझे। सर चौथा इसमें है कि टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया है और इसके थ्रू जो है बीएड के कोर्स में भी कुछ चेंजेस लाने की चेष्टा की गई है। आप वृद्धों के प्रति संवेदनशील है कि नहीं? जी सर। अपने आप को मानते हैं वृद्धों के प्रति संवेदनशीलता आपके अंदर है? जी सर। कोई पक्ष में एक बात बताइए जिससे हम लोग माने कि आप हैं वास्तव में। सर मैं कोई एग्जांपल दे सकता? जी सर प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है। वहाँ पे सर करीब 3 साल पहले मैं गया था दर्शन करने को, और जब बाहर निकला तो थोड़ी दूर पे एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी और उनकी जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी और वो भीख मांग रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास अम्मा इस समय पैसे तो नहीं है
पर आप फिर मुझे उनसे मतलब बात करने का चेष्टा उठी कि ये मतलब क्यों कर रहे हो आप ये। तो उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है और वो किसी और दूसरे ज़िले से आई हैं यहाँ पे। तो पहले तो सर मुझे लगा शायद एक होता है कि थोड़ा सा इंसान के अंदर झिझक होती है वो करने की, मदद करने की, परंतु मुझे लगा कि उनकी बात सही है और मैंने कोशिश की कि एक वृद्धाश्रम यहाँ पे आनंद भवन के पास भी है, तो वहाँ पे उनसे मैं संपर्क करा के वहाँ पे अगर उनकी कोई व्यवस्था हो जाए तो इनको ये ऐसा जीवन ना जीना पड़े। चलिए ठीक है। अशोक महान, हाँ जी सर। पढ़ते आए हम लोग इतिहास में हमेशा से। अशोक महान 4 तर्क दे दीजिए, कैसे महान है? सर पहला तो उन्होंने जिसके आधार पर उनको महान कह रहे हैं लोग। सर पहला उन्होंने युद्ध के बदले प्रेम करना सिखाया। दूसरा सर जो उस वक्त में अगर भू राजनीति के रूप से देखूं तो उस वक्त में उनका जो शासन था वो उसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा था। सर तीसरा उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी काफ़ी काम किया। सर चौथा सर अभी याद नहीं आ रहा। आंवला की 2 प्रजातियां बता दीजिए। सॉरी सर। कोई बात नहीं। खेती आप गांव से हैं कि शहर से हैं? सर शहर से हूँ। शहर से हैं। गांव के लोग शहर के लोगों पर बोझ हो गए हैं, ऐसा आप मानते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर मेरा जुड़ाव गांव की पृष्ठभूमि से रहा है, परंतु मेरा जन्म प्रयागराज में ही हुआ है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आइए आइए आइए। क्या नाम है आपका? सर अक्षय पांडे। पांडे जी, आपका अच्छा है, विचार भी अच्छा है और आप बढ़िया सड़क में रहे। ये जातिगत मतगणना वगैरह फंसीएगा मत वहाँ जाके, साइड से लेकर निकल लीजिएगा। आप उलझेंगे तो फिर उलझा सर दीजिएगा। क्या इसमें और क्या पॉइंट्स मतलब? बस यही है कि आप भाई कहिए कि ठीक है सर, मतलब आप बहुत समय तो हो ही गया, मतलब आप इसके फार अगेंस्ट कहीं मत रहिए, अपने को निकाल लीजिए उसमें से, क्योंकि उसमें उलझा देंगे आजकल बड़ा। सर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से सर मैंने इससे जातिगत बात फिर उभर जाएगी, एक बार जो थोड़ा सोई हुई है ये बात है ना। होमोजेनियस सोसाइटी की जगह हेटेरोजेनियस सोसाइटी हो जाएगी। सर एक्चुअली पहले तो मैंने सोचा था कि मतलब इसके विपक्ष में ही बोलना है, परंतु किसी ने एक सिलेक्टेड कैंडिडेट उन्होंने कहा कि अगर जो भी, पहले तो मैं था कि प्रोज एंड कॉन्स ही बता के चुपचाप मैं आप बोलिए सर, अगर ये होमोजेनियस सोसाइटी के पक्ष में है तब तो ठीक है सर, अगर हेटेरोजेनियस एक्टिविटी को बढ़ा देगा तो सर गलत है, तो और डिवाइड हो जाएगा। ऐसे बोल दीजिए। बीच का रास्ता सर मैं यही कर रहा था, बट एक सिलेक्टेड कैंडिडेट ने कहा कि आपको एक तटस्थता से एक लेना पड़ेगा। पब्लिक पॉलिसी है सब, पब्लिक पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होता है तभी पता चलता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। हेटेरोजेनियस ना हो जाए सब, ये हमारा बस ये हमारा जो है। आपकी तैयारी बढ़िया है, अच्छी है। सर ये पुलिस कमिश्नरेट में सर और क्या मतलब कह सकते हैं? देखो एक तो आप जो हमने पूछा प्रशासन में ऊपर उत्तर प्रदेश शासन में हायरार्की, उसको देख लीजिएगा। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी तक है, उसको देख लीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो कार्रवाई कर रहा है जो उसके पक्ष में खाली एक ही बात है कि इससे पुलिस की जो नियुक्तियों में मानक था वो पूरा हो गया। खूब दरोगा हो गए, खूब सिपाही हो गए, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। आप देख रहे हैं कि पहले वही जनता है जो ये कहा जाता है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से सुधार हो गया, सुधार नहीं हुआ भाई। जब आप यहाँ 1 IPS था पहले, अब 5 IPS कर देंगे, 15 PPS कर देंगे, तो फिर सुधार आपको नजर आएगा। गली गली में गाड़ी खड़ी कर देंगे, तो ये तो आप बिना पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किए ही कर सकते थे ना। जो पुलिस का मानक है, इतने जनसंख्या पे इतने पुलिस होना चाहिए, इतना दरोगा होना चाहिए, उसको भर देते अपने आप। और जनरल कानून व्यवस्था में कोई बहुत उसमें उल्लेखनीय सुधार नहीं है। तो आप कहिए कि हाँ कुछ ऐसा बड़े शहरों के लिए तो ठीक है, लेकिन सब जगह के लिए ठीक नहीं है। कुछ बैलेंस भी रखिए अपना, बैलेंस रखिए, बैलेंस रखिए, एडवांस मत बोलिए। हाँ, कुछ लोग वो दीनदयाल उपाध्याय की फिलॉसफी भी आप पूछेंगे। एक काम बहुत बढ़िया कह सकते हैं कि साहब वही पब्लिक पॉलिसी बोलिए साहब, ये तो निर्णय लिया गया, अब ये सर समय बताएगा कि सब पुलिस कमिश्नरी ठीक है। सरकार का निर्णय है ना। हाँ, कुछ दिन बीत जाए तो इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट।
है ना, ये बोलिए आप। ठीक है, बढ़िया है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा। बढ़िया है, आपका ठीक है। निकल जाएगा, हो जाएगा। Thank you, हाँ। और कहीं और भी नौकरी कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, यूपीएससी मेंस दिया था, इस बार हुआ नहीं, बट आई एम ट्राइंग की यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। मतलब सर तैयारी, सर थोड़ी व्यक्तिगत बात कर सकता हूँ इंग्लिश आपसे? मीडियम हाँ रहा? सर। तो इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते थे तो? सर एक्चुअली पिछले साल दिया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इंग्लिश में देंगे कि हिंदी। मैंने कहा सर इंग्लिश में, एंड दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन इन द हिंदी। मतलब नहीं नहीं, directly। आप हिंदी में ही दीजिए, हाँ। ठीक रहेगा। क्योंकि जो आप ये का जो- बोलेंगे कि इंग्लिश इज सर आई एम कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, ये बोलेंगे। एक वहाँ फंडा ये है कि जो मेंबर, जो एक्सपर्ट हिंदी में पूछता उसको हिंदी में दीजिए। कोई लोग इससे इंग्लिश में ही पूछते हैं, तो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में दीजिए, ये ज्यादा कन्वीनियंट है, इसको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। आपने हिंदी में किया तो हिंदी में आंसर दिया, आपने इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में दे दिया, जी, जी। उससे आपका और भी बढ़ता है विजन की। ठीक है, लगेगा देखिए आपने हिंदी पूछा तो हिंदी दिया, और ये वहाँ अपेंड है। ओके ठीक है सर, तो 2 मिनट व्यक्तिगत बात कर सकता हूँ कुछ? नहीं, 1 मिनट बस, 2 मिनट नहीं। ओके सर, 1 मिनट। ठीक हाँ, है एक मिनट। सर, जो उलझाऊ क्वेश्चंस हैं या सर जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मैटर्स हैं, सो उस पे मतलब क्या स्टैंड? क्योंकि अगर ये कहेंगे कि आप सबने तो बताया बैलेंस व्यू, कि आप बैलेंस व्यू गौतम बीच बुद्ध करें। ने कहा है ना, मिडिल पाथ। हाँ, कि मध्यम मार्ग। सर अगर फंसाने की मत आप एक नहीं, बताइए। नहीं फंसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक इंटेलिजेंस लेवल से करेंगे। हाँ। आप देखिए, ऐसा है ना कि लोगों के अंदर कभी कभी अब वहाँ एक मेंबर हैं जो खाली पे स्केल पूछते हैं कि पे स्केल इसका क्या है, उसका क्या है। उनको इससे मजा आता है उतने ही। तो ये सब भी देख लीजिएगा। सर भी एक साहब पूछते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय की, और लोगों का उनका हाँ, बस उनकी फिलॉसफी, और किस फिलॉसफी मालूम नहीं फिलॉसफी क्या है। ठीक है, मैं खुद ही मतलब ये आपको इसलिए हिट कर दिया कि इसको थोड़ा जान लीजिएगा। ठीक, थैंक ओके यू, सर, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। और सीधा होते जाइए, अब टाइट होके और जब जाइए। वहां से चलिए हाँ सर, तो वहीं से नमस्ते, एक बार नमस्ते करके और फिर खड़े हुए जैसे कहा जा बैठ जाइए तो बैठ जाइए। और ठीक टाइट हो जाइए, जाते समय भी चेयर आप में जैसे देखा। गुड मॉर्निंग से नमस्कार सर किया, और सब सूट मेंबर्स जो है को ब्लैक ब्रेक किया है। रखिएगा। सबको अच्छा, नमस्कार करने के एक बार नमस्कार सूट कर ब्लैक रहे देखिए, ये नहीं जम रहा। हाँ, ब्राउन सर एक्चुअली क्या था, पिछले साल 2021 में मैंने मॉक दिया था, तो वहाँ पे कहा कि इफ यू चूज दिस टाइप ऑफ शू, मैं ब्लैक ही पहन के गया था सर, ब्लैक जाइए, बट ये कहे कि इसको नहीं नहीं इस नहीं, पर ब्लैक ब्लैक हमेशा पहनी है। ओके सर, ओके थैंक यू। ब्लैक जो है हमेशा वो जी, अच्छा रहता है हमेशा। ठीक रहता। अभी तो लग रहा है दूल्हे वाला तो वो है। सॉरी सर, थैंक यू सर।